अस्सलाम वालेकुम। इंटरबैंक में रुपया आज 222 रुपये पे क्लोज़ हुआ है और ये 224, 225 पे भी मार्केट में इसका रेट कोट किया जाता रहा। इस कदर खौफनाक सूरत हाल है कि अगर आप इसको मैनेज नहीं करते तो बदतरीन मौशी बहरान पाकिस्तान में पैदा होने जा रहा है। कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा इन्हसार हमारी मईशत का इंपोर्टेड अशिया के ऊपर है। तो जितना रुपया नीचे गिरता जाएगा, हर आने वाला जो इंपोर्टेड आइटम है उसकी कीमत रुपयों में आपको पहले से ज़्यादा मिलेगी। पिछले महीने अगर आपने 25-30% इन्फ्लेशन भुगता था तो अगले महीने आप 40% इन्फ्लेशन की तैयारी रखें। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी जब आपका रुपया नीचे गिरता है तो रुपयों में वो कीमत बढ़ जाती है, आपको उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा बदतरीन बहरान है जो हमारा जिससे सामना है इस वक्त। और लीडरशिप के लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि हम एक क्योटिक सीन फेस कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बचनी है कि नहीं, मरकज़ में एक इंतखाबात आज होने हैं कि कल। साइफ़र इमरान खान को किसने भेजा था, वो असद मजीद ने भेजा था या डोनाल्ड लू ने डायरेक्टली भेज दिया था या किसी ने छुपा लिया था फ़ॉरेन ऑफिस के किसी क्लर्क ने और किसी को ये बहस है पाकिस्तान में। ये बहस नहीं है कि रुपया 222 पे बंद हुआ है और कल पता नहीं 207 रुपये गिरा एक ही दिन में। ये इंटरबैंक की क्लोजिंग है, 8-9 रुपये भी गिरा होगा दिन के वक्त। ये क्लोजिंग रेट आपको बता रहा हूँ 7 रुपये वाला। तो लम्हा फ़िक्रिया है। मुझे बाज़ औक़ात शदीद दुख होता है अपने लीडर्स पे, बशमूल इमरान खान, बशमूल शहबाज शरीफ, बशमूल इस्टेब्लिशमेट, कि जब मुल्क के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस है तो क्या इसके अलावा भी कोई हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस इसके अलावा हर चीज़ के ऊपर है। 104 रुपये के ऊपर इसहाक डार को गालियाँ निकाली जाती थी कि 104 रुपये के ऊपर रुपये को इसने रखा है, नीचे गिरने नहीं दिया, इस वजह से $25 अरब से बरामदात बढ़ नहीं सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने दावे कर रही है, अगर थोड़ा सा भी सच्चाई बोले ना, थोड़ा सा भी, तो 25 से 31 अरब डॉलर की बरामदात हुई है, 6 अरब डॉलर की, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो इंक्रीज़ है वो सिर्फ हायर वैल्यू, ज़्यादा कीमतों के बायस हमें मिली है। तो कमाया क्या हमने 3 अरब डॉलर और गवाया क्या को 50 अरब डॉलर कर्ज़ों की शक्ल में। और रुपए की कीमत 104 से अब 222। खुदा की पनाह है, वो लोगों का हाल सोचें जो 15-20 हज़ार रुपये महीना पे ज़िंदा थे, वो क्या ज़िंदा हैं अभी भी? वो बिजली के बिल, गैस के बिल और वो रोटी कैसे ख़रीदेंगे और कैसे खाएंगे? अगर हमारे लीडर्स वाकई लीडर्स कहलाने के मुस्तहिक हैं तो कल इकट्ठा बैठ जाएँ, इमरान खान भी बैठ जाए, नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी भी बैठ जाएँ और मुल्क का सोचें। अदरवाइज़ ये सारे पाकिस्तान से धोखा कर रहे हैं अपनी कुर्सी की खातिर। इमरान खान भी धोखा कर रहा है, शहबाज शरीफ भी धोखा कर रहा है। अगर लोगों की ज़िंदगी ही नहीं है तो क्या कर रहे हैं? कभी कहता है कोई कौम बनाने लगा हूँ, कोई कहता है रियासत मदीना बनाने लगा हूँ, PDM वाले कहते हैं हम पाकिस्तान बचाने लगे हैं। सब गुमराह कर रहे हैं। ये क्राइसिस है जिसके ऊपर हल चाहिए और ये इनकी पॉलिटिकल क्योस की वजह से ये डीपन हुआ है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल रियलिटी यही है पाकिस्तान की, ग्लोबली डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये बात इसमें शक नहीं है। लेकिन हमारा रुपया पहले ही अंडर वैल्यूड था। 189 पे जब इनको हुकूमत मिली रुपया अंडर वैल्यूड था, स्ट्रॉन्ग रुपया नहीं था उस वक्त। रुपये को 170-72 पे होना चाहिए था और PMLN में खुशफहमी थी कि हम आएंगे तो 170-72 पे ये ले आएंगे। लेकिन क्राइसिस इतना बढ़ता गया और जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल वक्त पे आनी चाहिए थी वो भी नहीं आई और अब हम 222-24 पे खड़े हैं। हल अभी भी सोच लें, इससे बेहतर कोई मौका मिलेगा नहीं, बाद में पछताना पड़ेगा। वक्त जो गुजरता जाता है क्राइसिस बढ़ता जाता है, समेटा नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस की आप राय सुने तो उसके अंदर एक वज़न है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि आप वहाँ जाएँ पार्लियामेंट में जहाँ कानून साजी होनी है, आप यहाँ हमारा क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं शाबाशी दूंगा उन जजों को जिन्होंने आज भी ये सवाल उठाया और कल भी शाबाशी दूंगा अगर उनको कहें कि आप आके अदालत में जो चीखें मार रहे हैं या सड़कों पे जलसे कर रहे हैं उस पार्लियामेंट में जाएं जहां अभी तक आपके इस्तीफे भी कबूल नहीं हुए, वहां जाके क्वेश्चन करें शहबाज शरीफ को या उस कानून साजी के अमल को। यहाँ क्या करने आए हैं? कानून उन्होंने बनाना है कि हमने बनाना? बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, क्योंकि ये बुनियादी सवाल है। हर जगह पर रुकन है, हर जगह पर। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन है, सिंध असम्बली में रुकन है, पंजाब असम्बली में रुकन है, बलूचिस्तान में, KP में हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर गैर मुल्की एजेंट बैठे हुए थे कौमी असम्बली के अंदर। बाकी कौमी असम्बली के अलावा कई एजेंट नहीं बैठे हुए थे। ये इस कदर गलत किस्म की मनफी नोयत की पॉलिटिक्स है जिसने पाकिस्तान को डुबो दिया है। वो मीर जाफ़र है, इस्टेब्लिशमेंट सारी, ये गैर मुल्की एजेंट है, अमेरिका ने हुकूमत गिरा दी। बस इस आग में पूरा पाकिस्तान झोंक दें, तबाह हो जाए पाकिस्तान, किसी को फिक्र है ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज सवालात थे वो ज़रा सुनिए तो आपको अंदाज़ा होगा। इमरान खान की जानिब से नैब तरामीम से मुतल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट में हसास मामलात पर कानून साजी हुई, आपकी जमात क्यों नहीं थी? ये चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेल डन। क्या पार्लियामेंट और अदलिया को अपना काम नहीं करना चाहिए? चीफ जस्टिस का शाह महमूद से सवाल। PTI ने असम्बली को तर्क कर दिया, मुल्क को आइन की खातिर सोचें।
ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। PTI पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करे, वहाँ इन मामला पर बहस होनी चाहिए। असल तो जगह वही है, फोरम ही वही है। पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। पार्लियामेंट में बहस होती तो अदालत को कई घंटे समाअत न करना पड़ती। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का कोई बदल नहीं। इन तरमीम पर वहीं बहस हो सकती है। थोड़ा सा प्रोग्राम आगे चलाते हैं, फिर इसके ऊपर मैं मजीद आपको टिकट्स भी पढ़ के सुनाता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। तुम सर नैब केस और अदलिया के रिमार्क्स आपका रद्द। सर मैं समझता हूँ कि जो आज रिमार्क सुनने में आए हैं मेरे नुक्ता नज़र से बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ कानून साजी के लिए जो जगह बनी है वो पार्लियामान है। पार्लियामान आइन को सामने रखते हुए नए कवानीन लेकर आती है, उन पर बहस होती है। उसका तरीक़ाकार है कि वो पहले पार्लियामान में पेश किया जाता है, फिर वो कमेटीज़ में जाता है जहाँ पे हर सियासी जमात की रिप्रेजेंटेशन होती है, और स्पिरिट उसमें ज़्यादातर यही होती है। और अक्सर देखी भी गई है कि उस डिबेट के ज़रिए फिर कानून जो बाहर निकलता है उस पर तकरीबन हर पार्टी अग्रीएबल होती है या अग्री कर चुकी होती है, और ना हो तो कम से कम एक बड़ी वाज़े मेजॉरिटी के साथ बिल पास होते हैं। मैंने बड़ा रेयरली ये देखा है कि एक आध वोट से कोई बिल पास किया जाए। ज़्यादातर ले दे करने के बाद, उसको रीराइट करने के बाद, लिखने के बाद, डिबेट करने के बाद ज़्यादातर उसको एक ऐसी शक्ल दी जाती है जिस पे सब लोग एग्री करें, और वो फिर पार्लियामान के सामने रखा जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे ये पार्लियामेंट में, जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि दोबारा जाएगा मामला पार्लियामान में ये मामला आता है, तो क्या हुकूमत खुले दिल के साथ अगर PTI वाले आके कोई तजावीज़ देते हैं तो उनको सुनेगी? देखिए बिल्कुल, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि कानून तो पार्लियामान पास कर चुकी हुई है। अब अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है या कोई नया कानून लाना है तो प्राइवेट बिल के ज़रिए कोई भी मेंबर जो PTI का मेंबर है, अगर वो डिबेट को दोबारा खोलना चाहते हैं, उसका एक तरीक़ाकार है। वो वहाँ पे तरामीम पेश कर देंगे उस कानून में, या उस कानून को नए सिरे से लिख कर पेश कर देंगे। और बिल्कुल जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है कि उस वक्त स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जिस हाउस में भी ले हो, वो कमेटी में भेजेंगे, कमेटी में डिबेट होगी, तमाम मेरिट्स जो हैं। और डिबेट के अंदर ये याद रहे कि चारों तरफ जो है जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, ताकि डिबेट जो है वो पब्लिक के सामने हो, छुप छुपा के किसी बंद कमरे में नहीं है डिबेट, उसको रिपोर्ट भी किया जाए और उसको फिर उसके बाद दोबारा से ले करके तो कानून पास किया जा सकता है। शेख वकास अकरम साहब भी हमारे साथ हैं और अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। अदालत के रिमार्क्स के अंदर ये भी था कि मुल्क की मईशत ख़राब है, सबको मिलकर मुल्क के लिए काम करना चाहिए। ये चीफ जस्टिस साहब को समझा रहे हैं, ये हमारे लीडर्स रहनुमा वो ये बात नहीं कह रहे। इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी नहीं कह रहे क्या वो मिल बैठे हैं पार्लियामान में, सर जोड़ें, हल निकालने बहुत मुश्किल है। चीफ जस्टिस से ये बात सुनने को मिली। आइंदा समात पर कुरैशी साहब आप भी आएँ, दूसरी तरफ से भी लोग बुलाएंगे। आपकी जमात ने कोई ऐसा लाहेअमल बनाया है कि मुल्क को कैसे निकाला जा सके? चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल किया। शेख वकास अकरम साहब, ये बात आपकी जमात से भी आ सकती थी कि ये प्लान है, ये मंसूबा है, हमारे पास ये हल है। कोई ऐसी बात चीफ जस्टिस से सुनने से पहले आप भी इकट्ठे होकर बैठ सकते थे। 4 साल कोई ऐसा मौका नहीं आया, आज ही शुरू कर लेते। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिल बैठने वाली बात है ना, ये पॉलिटिकल कल्चर के अंदर ये एक नामुमकिन सी बात है पाकिस्तान के अंदर। हमने माजी में देखा दहशतगर्दी के हवाले से, जब इन सब लोगों ने बैठ के एक यादाश्त था इनकी, उसके बाद फिर ऑपरेशंस शुरू हुए, उसके बाद उसके ऊपर हर पार्टी ने बाद में क्या क्या, कितना को साथ बैठे, कितना को नहीं बैठे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ये सियासी कल्चर है, जहाँ हर पार्टी अपनी बारी के इंतजार में होती है, ना हुकूमत अपोजिशन को साथ बिठा के कोई ऐसा मशवरा लेना चाहती है। मीडिया का दौर है जिससे कल अपोजिशन की पजीराई हो जाए, कल आपने अपोजिशन के साथ इलेक्शन लड़ना है। आज अगर इनका कोई अच्छा मशवरा को ऐसा मीडिया में हाईलाइट हो गया जिससे हुकूमत आगे जाती है, तो फिर अपोजिशन कहेगी जी कैसी ये मशवरा देता सी, साढ़े मशवरे देते चल के होया है, हुकूमत को भी ये बारे में नहीं है। और तो ये जिन मुल्कों में बारी की सियासत होती है ना जी, कि जी मेरी बारी इंपॉर्टेंट है, आप क्यों बैठे हैं, मुझे आने दें, तो उन मुल्कों के अंदर आपस में बैठना ये बड़ा आसान होता है। टीवी पे बैठ के कह देना कि जी हम हुकूमत है, तो हम वेलकम करते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं, आप आ जाए, हम हर तरीके से आपको जो है फैसिलिटेट करेंगे। हकीकत में ऐसी नहीं होता। ये सिर्फ मीडिया को जो है ना जी, वो क्या उसे कहते हैं कि मीडिया को फीड करने के लिए होता है, आवाम की कंजम्पशन के लिए होता है। हकायक ऐसे नहीं है, हकायक में कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता।
एजेंडे होते हैं। अहमद बिलाल साहब से भी इस पे मैं राय ले लूं। अहमद बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे? नैब लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मामलात में इसने ड्रैग कर रखा, रोक के रखा उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, क्योंकि सारे लोग नैब से डरते थे कि जिसने घुगी मारी वो जेल में पड़ा होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी साइन नहीं था करता। 2 ऑर्डिनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद लेकर आई ताकि उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। PMLN ने बाज़ तरमीम ऐसी कर दी हैं जिससे लगता यह है कि वो केस स्पेसिफिक हैं, किसी का केस माफ़ करवाने के लिए हैं। कुछ तरमीम जो हैं वो जायज़ थी, जैसे चेयरमैन की मुद्दत को मखसूस करना, वो 90 दिन के रिमांड वाली चीज़ को दुरुस्त करना, लेकिन बाज़ चीज़ें नाजायज़ भी लगती हैं। अब कोर्ट के अंदर मामला चला गया, क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, शेख वकास अकरम साहब ने जो भी बात कही है, मैं क्विकली ज़रा उसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, दुनिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है और कन्फ्रंटेशन होती है, इसके बावजूद मुखालिफ जमातें आपस में बैठती हैं और वो बात कर रही होती हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही होती हैं, लेकिन साथ साथ बात भी कर रही होती हैं। और हम भी माजी में ये करते रहे हैं। हमारे बहुत बुरे हालात में भी पार्टियां एक दूसरे के साथ फिर बैठती रही हैं, गोल से मेज़ कॉन्फ्रेंस हो या कोई दूसरा तरीका हो। ये अभी हाल ही की बात है कि हमने एक दूसरे के साथ मिल के बैठना और उसके साथ मुज़ाकरात करना और डायलॉग करना बिल्कुल ममनू करार दे दिया है, और हम समझते हैं कि दूसरा गद्दार है या मुल्क दुश्मन है। ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है, पिछले 3-4 साल का फिनोमेना है, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। दुनिया के किसी मुल्क में ये मुमकिन नहीं है कि वो आप जमहूरी निज़ाम चला रहे हों और आप एक दूसरे के साथ बात करने से इनकार करें और एक दूसरे को गद्दार समझें। ये पॉपुलिज्म है और ये फ़ायदा उठाने की बात है और ये सियासत है और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश है। इसके नतीजे में मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। पता नहीं आपको कोई ज़ाती तौर पे किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचे या ना पहुंचे। लिहाजा मेरे ख्याल में गुफ्तगू के अलावा कोई रास्ता और नहीं है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है, मेरे ख्याल में ये हमें फ़ख्र है कि हमारे पास अभी ऐसे फोरम मौजूद हैं जो इन बातों की तरफ, इस सैनिटी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बुनियादी सवाल है कि आप जिस फोरम पे इलेक्ट हुए हैं, जिस फोरम पे आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे तो आप मौजूद नहीं हैं, वहाँ बहस करने को तैयार नहीं है, और उठा के ये सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं ये सियासी फैसला यहाँ पे तय करने के लिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि इस नैब लॉ के अंदर कई चीज़ें ऐसी हों जो कि केस स्पेसिफिक हों, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बहस कहाँ होगी? इसके ऊपर बहस पार्लियामेंट होगी, इसके ऊपर बहस मीडिया में भी हो सकती है, लेकिन फैसला तो पार्लियामेंट में होगा। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो मुल्क को किस मुकाम पे लाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल बर्बादी का रास्ता है जो हमने अडॉप्ट कर लिया है, और ऐसा नहीं है कि ये इस मौके पे बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत हो सकती है, और अगर ये नहीं होगी तो फिर इसके नतीजे में 1977 याद रखिएगा, हालांकि उस ज़माने में भी बात हो रही थी, उसके नतीजे में जो कुछ होना था वो फिर दोबारा होगा, और उससे हमें बेखबर नहीं रहना चाहिए। सर अल्लाह रहम करे कि वो कुछ ना हो। हमने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया अपनी इन्हीं कोताहियों की वजह से। हमें आगे चलना है, खुदा ताला हमें उस बुरे वक्त से बचाए जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। एक सादर फीक का स्टेटमेंट है आर्टिकल 63A के हवाले से, वो भी क्योंकि अदालती मामला मैं साथ यहाँ मिलाना चाहूँगा, दिखाइएगा जी। हम बड़े अदब के साथ ये गुजारिश भी करना चाहते हैं कि 63A की तशरीह पर, अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशंस हैं, और हम सब ये समझते हैं कि ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिम है। हमारी अपील है कि इस रिव्यू पिटीशन को फुल कोर्ट सुने और इस पे जल्द अज जल्द फैसला दिया जाए। कानून साजी पार्लिमान का हक है, हम ये समझते हैं कि इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। जो आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं जिसके ऊपर मैंने उन्हें शाबाशी दी कि ये पार्लिमान का काम है, उन्हें करना चाहिए, ये 63 उसी से रिलेट करता है, क्योंकि अदालत के फ़ैसले से ये तासुर उभरता है कि ये गुंजाइश थी नहीं, गुंजाइश इसमें पैदा की गई। मुझे खुद एज ए जर्नलिस्ट फ़ैसला पढ़ के यही लगा। डॉक्टर मुसद्दिक आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जमात से ये राय आई है, आपको क्यों लगा कि पार्लिमान की जो अथॉरिटी है वो कोर्ट ने अपने फ़ैसले से खुद हासिल कर लिया 63A के मामले में? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे
हिदायत, एक दो दफ़ा ऐसे फैसले आए हैं जिसमें हिदायत जारी की गई हैं। ये वोट काउंट का मामला था ना कि वो वोट काउंट नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो आपको, मैं तो आपको एक लार्जर 63A के हवाले से बात करूँगी, जुरिस्डिक्शन की बात करूँगी, उसमें इनग्रेस आपको नज़र आता है या नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनग्रेस नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह यही है कि अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान में ऐसे फ़ोरम, शुक्र अल्लाह का कि ऐसे फ़ोरम मौजूद हैं, मगर फ़ोरम जो है उनकी कदर जो है और उनकी इज़्ज़त या उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो सस्पेक्ट कर दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा ऐसा फ़ोरम है जो सस्पेक्ट नहीं है? आप जुडिशरी के फ़ैसले देख लें, कभी हम नाराज़, कभी आप नाराज़, कभी कोई और नाराज़। यानी जब कोई फ़ैसला आता है तो उस पर ऐसा नहीं कि वो फ़ैसला आप एक अबव बोर्ड फ़ैसला समझा जाए और लोगों को यकीन आए कि हाँ ये फ़ैसला जो है वो मुफाद में किया गया, या इम्पार्शियलिटी या न्यूट्रलिटी के साथ किया गया। आप पार्लियामेंट को देख लें, आप सियासी जमातों को देख लें, आप मीडिया को या जर्नलिस्ट को देख लें, आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को देख लें, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को देख लें, इस वक्त हो कुछ ऐसा गया है। और ये पोलराइजेशन की रिफ्लेक्शन है, और क्या पोलराइजेशन है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं, मैं आप पे शक कर रहा हूं, यही तो वो नारा है जिसकी तरफ पिलडैट वालों ने कहा कि आधा मुल्क बाकी को गद्दार कह रहा है। जी, मैं तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल उस पर इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पोलराइजेशन में जो मुझे भी ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप तो हो रही थी, मगर जिस नहज पे ये 3-4 साल में पहुंच गई है, जहाँ पे हर शख्स जो आपसे इख्तलाफ करे, आप उसको या कहें वो काफिर है, या कहें वो गद्दार है, या कहें वो यानी एक अजीबो गरीब गुफ्तगू है। पॉलिसी पे किसी जगह डिबेट नहीं होती। कम से कम मैंने देखा कि हम कहीं बैठे हों और वो पॉलिसी के मेरिट पे बात हो रही हो कि आपके ख्याल में इसका क्या मेरिट है, इसका क्या नतीजा, गरीब आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा। कोई ऐसी डिबेट नहीं। आपने ये किया क्योंकि आप एजेंट हैं, आप काफिर हैं, आप तो गद्दार हैं, आप तो कहीं और का, किसी और का एजेंडा लेके चल रहे हैं। इस तरह तो नहीं मुल्क चल सकता। मैं पर्सनली सियासत में पोलराइजेशन पे यकीन रखता हूँ। मैं उस कैंप को नहीं बिलोंग करता जो समझती है कि हर चीज़ पे एक कंसेंसस होना चाहिए। मैं समझता हूँ सियासत में एक पार्टी जो है वो अवाम के मुफाद को सामने रखते हुए एक मुकदमा लेकर आती है, बिल लेकर आती है। दूसरी पार्टी अवामी मुफाद को, बिलखुसूस गरीब आदमी के मुफाद को सामने रखते हुए उसको सख्त तनकीदी जायज़ा उसका लेती है। मगर एक यकीन होता है कि ये जायज़ा पॉलिसी का लिया जा रहा है, किसी फ़र्द का नहीं लिया जा रहा। और इसमें जो बेहतरी है वो अवाम की और गरीब आदमी की होगी। इसमें किसी की तज़लील शख्सियत की या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही। इसमें शेख वकास साहब से मैं 63A की तरफ दोबारा ले जाऊँ। शेख वकास साहब, अगर बोरिस जॉनसन वाली असम्बली, पार्लिमानी निज़ाम की हम रवायात की बात करते हैं तो वहीं जाना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ उनकी अपने सारे साथियों ने उनका साथ छोड़ के कहा कि आप छोड़ के चले जाओ। अगर 63A वहाँ होता तो उनका क्या बनता है? रजीम चेंज के लिए तो अमेरिका ने सबसे बड़ी साजिश तो इस वक्त यूरोप में की है, उन्होंने कहा रूसी तेल खरीदना बंद कर दो। तो फिर क्या होता वहाँ? 63A का इतलाक वहाँ कैसे होता? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो अपना मलिक साहब, ये तो हमेशा तरह है जिस तरह आप देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि उन्हें नाउमीदी रही कि वहाँ पे जो भी बहस होगी वो ला हासिल होगी और जो उनका किरदार होगा उसका कोई फायदा ना होगा, ना उनकी पोजीशन के हवाले से, ना पार्टी के हवाले से, इसलिए उनको मजबूरन अपने मामला अदालत में लेके जाना पड़े। ऑब्वियसली इस फॉर्म से उन्हें कोई तवक्को ना हो। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे याद है तमाम पार्टियां किसी न किसी वक्त पे इसी पार्लियामेंट को कह चुकी हैं कि डिबेटिंग क्लब के अलावा कुछ भी नहीं है। तमाम पार्टी, एक नहीं, सिर्फ ये नहीं, जो हमारे दूसरे भाई हैं वो भी कह चुके हैं। तो सिर्फ मेरी डिबेट करा के अवाम को खुश कर लेने का कोई फायदा कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरीके से होना था जैसे ये इस वक्त हो रहा है। और इसका जो आपने इतलाक वाली बात की है, देखने चाहिए जिस तरीके से चल रही है। मैं तो समझता हूँ कि ये इसका कोई हासिल नहीं है इसका। पिल डैड से भी पूछ लें। 63A सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप क्या समझते हैं कि वो पार्लिमान और आइन से जो कुछ चीज़ें हैं तयशुदा उससे तजावुज़ था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई नई रवायत ने जन्म लिया? जी, मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय ये है कि वो इंटरप्रिटेशन के स्कोप से ज़रा आगे की चीज़ थी। वो ऐसा था जैसे कि रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की कोशिश हो रही है। और ये उसका जो इख्तलाफी नोट था उसके अंदर भी यही बात कही गई थी।
और मैं इख्तलाफी नोट से ज़्यादा अपने आप को मुत्तफ़िक समझता हूँ बनिस्बत के मेन जो जजमेंट थी एक मेजॉरिटी की, उसके अंदर वो बात कही गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी आप स्ट्रेच कर लें उसमें वो बात नहीं आती कि वोट काउंट नहीं किए जाएंगे, ये कहीं से भी उसका मतलब नहीं निकलता। तो ये बात चूँकि फैसले में कही गई है, लिहाजा वो इंटरप्रिटेशन के स्कोप से आगे बढ़ के री राइटिंग में दाखिल हो गई है। इसलिए मेरे ख्याल में ये इस बात का यकीनन एक मेरिट मौजूद है कि इसको रिकन्सिडर किया जाए। ये ठीक है, हम में से बहुत से लोग ये समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी लानत है डिफेक्शन कि उसमें उसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। ये हमारी राय हो सकती है और जजेस की भी राय हो सकती है, लेकिन वो अपनी राय को फैसलों में लिख नहीं सकते। वो तो उनका फैसला वही होगा ना जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो आइन में ये मौजूद नहीं है। ये ठीक है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में ये कुछ मुद्दत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि क्योंकि नई नई हुकूमत है इसको डिस्टेबलाइज ना होने दिया जाए, इसलिए कुछ अर्सा तक गालिबन वो मुद्दत थी 10 साल या पहला इलेक्शन, उस वक्त तक ये इनके वोट काउंट ना हो, जो लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो भी उस सूरत में था कि अगर वो मेजॉरिटी किसी पार्टी की ना हो उसके साथ, तो उससे शायद ये नतीजा निकालते हुए इस फैसले में भी आ गई ये बात। मेरे ख्याल में इसको रिवाइज होना चाहिए, इसको रिव्यू होना चाहिए। अच्छा, एक वफाकी हुकूमत की मुद्दत के हवाले से और फिर वोट जो पड़े हैं 20 हल्कों में पंजाब में, उसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स हैं, उस पर भी बात करें। लेकिन वफाकी हुकूमत की मुद्दत के ऊपर साद रफ़ीक का एक स्टेटमेंट है। PDM की आज मीटिंग थी और आज जो कुछ रुपए के साथ हुआ है, स्टॉक मार्केट के साथ तो हो रहा है, लेकिन जो रुपए के साथ हो रहा है, तो आम ख्याल ये था कि वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट आएगी जिसमें इकॉनमी की डायरेक्शन के ऊपर भी बात करी जाएगी। लेकिन सिर्फ हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के अलावा मुझे अभी तक उसमें से कुछ नज़र नहीं आया। सुनिए साद रफ़ीक साहब। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, जिन हुकूमतों का ताल्लुक बिलखसूस हुक्मरान इत्तेहाद के साथ है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, KP की गवर्नमेंट भी, उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी टर्म पूरी करें। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी। ये जो इलेक्शन हुआ है इसने साबित कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल थे। इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, इसकी तहसीन की जानी चाहिए। हम जिन्हें 5 सीटें मिली हैं हम तहसीन कर रहे हैं, जिसे 15 मिल गई हैं वो रो रहा है। हमारे वोट्स में 39% वोट्स का इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू 2018 2018 के निस्बत हमारे वोट बढ़े हैं। एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे किसके वोट बढ़े हैं और पंजाब के इलेक्शन में हुआ क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के बाई इलेक्शन जिनका हमारे सियासत के ऊपर बहुत गहरा असर है, पंजाब की हुकूमत और मरकज़ की इंस्टेबिलिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और पंजाब की हो सकता है हुकूमत बचाने के लिए कुछ ऐसी आपको चीज़ें 22 तारीख को नजर आएँ, जैसे काफ लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, कुछ लोग हो सकता है इस्तीफे दे दें। यह अभी क्योस चलना है, ख़त्म नहीं होना, लेकिन एक और मैच है कि किसको ज़्यादा वोट पड़े। कुछ अदादोशुमार हमारे सामने है। एक तो अदादोशुमार का हिस्सा है जो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन IPOR उसने मुरतब किया है, और एक हिस्सा है जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव एडिटर हैं जाहिद गिशकोरी और हमारे प्रोड्यूसर हैं रिजवान खान, इन दोनों ने मिलकर इसके डाटा कंपाइलेशन की है। मैं मोटे मोटे सिर्फ नंबर आपको पढ़ के बताता हूँ। नून लीग ने 8,58,000 वोट हासिल किए हैं इन 20 हल्कों में, इन इंतखाबात में, और ये 3,39,000 वोट ज़ायद हैं एज़ कम्पेयर टू 2018। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि 2018 के इंतखाबात में ये 20 हल्के PMLN के नहीं थे। PMLN इन 20 हल्कों से हार गई थी। 10 आज़ाद लोग जीते थे और 10 हल्कों से PTI के कैंडिडेट्स जीते थे। तो अब वो मुवाजना करते हुए जहन में रखना पड़ेगा कि अब वहाँ पे PMLN के टिकट होल्डर्स खड़े थे। तो ये 37% या 39%, दो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस आती हैं। PMLN ने इजाफी वोट हासिल किए हैं, तो दैट शोज़ कि उन्हें वहाँ लोगों से सपोर्ट ज़्यादा मिली है पहले की निस्बत, 2018 की निस्बत। लेकिन अगर हम PTI की तरफ आ जाएँ तो PTI ने 10,10,000 वोट लिए हैं इस दफ़ा 2022 में। पहले इनके वोटों की तादाद थी आई थिंक 6,86,000 का नंबर है, तो इनको भी कुछ 32-33% ज़्यादा वोट मिले, दोनों को ज़्यादा वोट पड़े हैं। PMLN को PTI की निस्बत ज़्यादा इजाफी वोट पड़े हैं, और जो 5 सीटें या 4 सीटें वो जीते हैं PMLN वाले, पहले उनमें से उनकी कोई सीट भी नहीं थी। पॉलिटिकल डैमेज क्यों हुआ है? डैमेज इसलिए हुआ है कि
पंजाब पावर बेस PMLN की कंसिडर की जाती है, लाहौर पावर बेस PMLN की कंसिडर की जाती है। तो 4 सूबाई के हलकों में से 3 हार गए लाहौर में से, तो मार तो पीटी है लाहौर को, बुरे तरीके से PMLN को मार पीटी है। और वो जो बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, वोट को इज्जत दो, वो छोड़ के नून लीग ने जब इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनना पसंद किया, जो 4 साल से PTI थी, सेम पेज, तो वो मार पीटी है अब नून को, और PTI ने उससे किया बेनिफिट। और साजिशी बयानिया, रजीम चेंज, अमेरिका की साजिश, मीर जाफ़र, मीर सादक, वो सारी चीज़ों ने, और महंगाई ने, ये डॉलर का रेट जो रुपए का रेट है, इसने कमर तोड़ी है लोगों की, और PMLN से उन लोगों ने बदला लिया है। शेख वकास अकरम साहब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस, जो अभी मेरे ख्याल में हम इनको ये नहीं कह सकते कि मैं किससे इनको एसोसिएट करूं पॉलिटिकल पार्टी से, तो एक आज़ाद हैसियत से अगर शेख वकास अकरम आपने तजिया देना हो तो आप क्या कहेंगे 20 हल्कों में क्या हुआ? देखिए मलिक साहब, 20 हल्कों में बड़ा वाज़ेह तौर पे, मैं कुछ अर्से पहले भी आपके साथ प्रोग्राम में था, उसके बाद यही डिस्कशन हुई, मेरा उस वक्त भी ये राय थी कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं इनमें PTI स्वीप करेगी, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है, सबसे पहली और सबसे अहम वजह जो है मुआशी हालात, सबसे अहम वजह। और दूसरा उसके साथ जो अहम तरीन वजह उसके साथ है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मुझे निकाला गया है, वो पीपल बॉट दैट स्टोरी। वो लोगों ने बात खान साहब की मान ली, उसको एक्सेप्ट किया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो लोग देहात में बकरियां चराने वाले, घास काटने वाले, दरिया पे बैठे हुए, हमारे यहाँ वो कदी का इलाका कहते हैं, दरिया पे बैठे हुए लोग भी ये कहते थे कि भाई इस नाल ज्यादती हुई है, इन्होंने कढ़िया है, वोट ऐसी असी न्याजी नूं देना है। कहने का मकसद ये है, मुआशी हालात से वो ऑलरेडी तंग थे, बिजली के बिलों से वो तंग थे, वो महंगाई से तंग थे, वो स्कूल से के बच्चों की फीसों से तंग थे, वो हर चीज से तंग थे, वो परेशान थे। लोग एनालिसिस दे रहे थे, ओ जी लोग साइलेंट हैं, बाहर नहीं निकले, एहतजाज नहीं कर रहे, बंदे मर गए ने महंगाई तो, बंदे इस जोगे भी नहीं कि कोई एहतजाज कर सके। उनके पास एहतजाज का सिर्फ यही एक तरीका था, अपना गुस्सा निकालने का एक यही तरीका था। हालांकि सरकार का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। वजीर जो है वो बगैर झंडे वाली गाड़ियों के एक एक हल्के में 20-20 दिन बैठे रहे हैं। DPOs, DCOs जो है वो थानेदारों और पटवारियों की तरह इस्तेमाल हुए हैं। मगर लोगों ने ये नियत कर ली थी कि जिन्होंने हमें मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाया है, जिनकी वजह से मुआशी तौर पे हम अजियत में हैं और हमारे घर नहीं चल रहे हैं, हमारे चूल्हे नहीं जल रहे हैं, हमारी ये सकत नहीं है कि हम उनके गिरबानों पे हाथ डाल सके, मगर यही एक तरीका है इलेक्शन का कि जिसमें हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। लोगों ने रज के गुस्सा कढ़िया मलिक साहब, इमरान दी जड़ी जरा नैरेटिव सी डॉक्टर मुसद्दक मलिक से भी पूछें और दब के गुस्सा कढ़िया। सही डॉक्टर साहब, लोगों ने आपके ऊपर गुस्सा निकाला और जायज़ निकाला, आपको इससे ज़्यादा मारपीट नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि जो फैसला आया हमने सबने उसको कबूल किया है, पार्टी ने कबूल किया है। एक इलेक्शन हुआ है जिसमें PTI कामयाबी हुई है और हम कामयाब नहीं हो सके। हमें सोचना चाहिए कि हमें कामयाबी क्यों नहीं हुई और उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सी प्रॉब्लम ख़त्म करनी चाहिए और कौन सी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म करनी चाहिए। मैं आपके सामने अपना मुकदमा पेश कर देता हूँ कि हमें कौन सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी चाहिए। जिस दिन मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है, जब उस ज़िम्मेदारी पे मुझे लगाया गया, उसके अगले दिन पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, PSO और PLL यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में इनका शुमार होता है, इनकी LCs जो हैं अगले दिन इंटरनेशनल बैंक कंफर्म नहीं कर रहे थे। ये मेरा पहला दिन था जब मैं अपने काम पे गया हूँ। उसका मतलब क्या है? एक दिन बाद इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कमर्शियल डिफ़ॉल्ट में तकरीबन चला गया हुआ था कि पाकिस्तान का बैंक एक LC खोलता था हम तेल ख़रीदने के लिए, और इंटरनेशनल बैंक ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक LC खोलता था और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या सिंगापुर का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहता था कि मैं ये LC कंफर्म नहीं करता पाकिस्तान से, कर रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तान कमर्शियल डिफ़ॉल्ट में जा रहा था। अब उस कमर्शियल डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए कुछ फ़ैसले करने थे और वो बड़े सख्त फ़ैसले थे। जब आपने वो सख्त फ़ैसले करने थे या किए तो उसकी सियासी कीमत तो आपको अदा करनी थी। और हमारा नुक्ता नज़र ये है कि जब लेकिन you failed to manage the exchange rate, you completely failed to manage it। मैं आपको इस पे रायत नहीं देता। कोई बात नहीं, आप 189 पे आपको मिला था, मुझे 181 पे आप ले गए, आज 222 है। मेरी अगर 2 मिनट अगर आप सुन लें, मैं ये समझता हूँ कि जो फैसले हमने किए हैं उसका हमें बेइंतहा सियासी नुकसान हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि हमें वो फैसले करते रहना चाहिए,
क्योंकि वो फैसले ना करने की कीमत जो है वो मुल्क की बैंक्रप्सी थी या बैंक्रप्सी है। हम दूर चले गए, बच गए बैंक्रप्सी से, मगर बहुत दूर नहीं गए। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि जो इस्तेहकाम आ रहा है ये सख्त फैसले करने से, वो उसमें तसलसल बरकरार रखना चाहिए और बरकरार रहना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत जब आई थी तो 115 रुपए, डार साहब 106 का छोड़ के गए थे, 117-15 पे ही आई थी पीटीआई की हुकूमत, जो मिफ्ता के दौर में हुआ, फिर केयर टेकर्स ने किया, केयर टेकर के दौर में आया। वहां से लेकर 175-70 तक चली गई 2-3 महीने के अंदर, 123 से 179 पे गई, 123 to 179। जी हाँ, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि हुकूमत को उलट जाना चाहिए। ये भी एक तकरार थी कि जाना चाहिए था इस तेजी से या नहीं। सर 2 महीनों में जो आपने किया वो बताएं। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो इतराफ कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमने इस वक्त की हैं वो 100% सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सियासी जो अदम इस्तेहकाम है, जो अनसर्टनिटी है, उसकी वजह से मार्केट हमें पनिश कर रही है और रुपया भी शेख वकास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शेख साहब, रुपया जो है वो 181 पे ये ले गए थे, आज 222 पे, 41 रुपए का फर्क है, कोई 20% से ज्यादा का। मैं तो इनको इस पे समझता हूँ सजा मिलनी चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन, नो जस्टिफिकेशन। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने भाई मुसद्दिक मलिक साहब को, और इनका मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता और बहुत एहतराम है, ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, मगर सवाल ये पैदा होता है, अवाम ये कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। मुझे तो तुम लोगों ने ये कहा था कि इमरान खान को हटा देंगे, ये नाअहल लोग हैं, हम बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हम आके चीजों को संभाल लेंगे। बड़े शौक नाल तुसी अदम एतमाद कीता सी, जेड़े शौक नाल अदम एतमाद कीता सी, उसे शौक नाल साडी हालत बेहतर करो। वो लोग, ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, मेरे भाई हैं और बहुत काबिल आदमी है, आपको समझ आएगी, मुझे समझ आएगी। वो जिस अवाम से हम नारे मरवाते हैं और जलसों में खड़े होकर उनको तकरीरें सुनाते हैं, उनको ये कहानी नहीं समझ आती। वो कहते हैं मेरे हालात बेहतर करो, हमारा क्या कसूर है, जो भी आता है वो हमें यही कहानी सुनाता है। आपने जबरदस्ती हुकूमत ली, आपने इमरान खान को उठा के बाहर फेंका, हुण करो हालत ठीक। आप भी हमें वही कहानियां सुना रहे हैं जो पिछली हुकूमत सुना रही है। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मैं मुसद्दिक मलिक साहब, नहीं, ये बात इनकी 100% ठीक है, और मैंने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि हम जिम्मेदार नहीं, आपको भी नहीं कहा। जब आपने जिम्मेदारी हमने डाली तो मैंने कहा हाँ हम जिम्मेदार हैं। इस वक्त ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, और जो भी बैठा होगा इस कुर्सी पे उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा उसको मुल्क को बचाने के लिए ये सख्त फैसले करने होंगे। अगर मुल्क के साथ थिएटर ही खेलना है, और तो हमें भी चाहिए कि 10 रुपए 20 रुपए जहां से मर्जी झोंक दें और बोलें कि पेट्रोल सस्ता हो गया आज से, और हम कहीं से भी निकाल के दे देंगे। कहीं से निकालने का मतलब है कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आपको आज गरीब आदमी की हालत समझ आ रही है ना? जरा गरीब आदमी श्रीलंका की हालत देखें। इस वक्त आपने अपने मुल्क के गरीब आदमी को श्रीलंका तक पहुंचने से बचाया है, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं, सियासी कीमत भी अदा कर रहे हैं। जो मिफ्ता ने एडजस्टमेंट की, मैंने उसकी मुखालफत नहीं की, लेकिन जो रुपया आपका 222 पे है, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। आपकी ये कमजोरी के सबब 222। मेरी बात मैं आपके सामने मुकदमा पेश कर देता हूं। हम स्टेट बैंक से डॉलर लेके मार्केट में फेंक के उसको वापस ले आते हैं, ये कह रहे हैं आप। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एड्रेस इट। जी देखिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो जो कॉज कर रहे हैं इस वक्त IMF का डिले अगस्त के एंड तक, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इन इदारों को, इन लोगों को उठा के बाहर फेंक दो, जो लोग शिकस्त नहीं फाते इलेक्शन में होने के बावजूद मुल्क के अंदर सियासी अनसर्टेनिटी फैला रहे हैं, उनसे कोई सवाल पूछे। हम तो एतराफ कर रहे हैं, हमें तो अगर हम इलेक्शन हारे हैं 15 सीटों के ऊपर और 5 जीते हैं तो हमने एतराफ किया है और कहा कि हाँ हम हारे हैं ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। मगर स्टेबिलिटी है सर, स्टेबिलिटी नहीं आनी। 22 को पंजाब का इलेक्शन है, वो हमारे पास राणा साहब का स्टेटमेंट है से आएगी। स्टेबिलिटी किस चीज से आएगी? मैं आपको दिखाता हूँ, राणा साहब का जरा बयान दिखाइएगा, मैं इसके ऊपर मजीद एक्सप्लेन कर। परवेज इलाई के पास या पीटीआई के पास 188 वोट है, हमारे पास भी 180 है, फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद परवेज इलाई साहब वज़ारत आला जो है उसको ढूंढता करेंगे। ये इतना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, अगर ये हालात पाकिस्तान के ना होते तो तब, लेकिन इन हालात में ये पॉइजन है हमारे लिए। जो कुछ 22 को होना है, काफ लीग मरकज़ में तकसीम हुई है, चौधरी शुजात का बेटा भी और तारिक बशीर चीमा भी, वो कमिट करके उन्होंने कहा हमने आपको ज़ुबान दी, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो नून लीग के साथ रहे, ऑनर किया उन्होंने। मुनस लाई और उनके बाकी साथी दूसरी तरफ, परवेज़ लाई साहब भी वो दूसरी तरफ चले गए, पीटीआई की तरफ चले गए। पंजाब में भी वो सूरत हाल मोस्ट लाइकली होने जा रही है। आसिफ जरदारी साहब की अभी से थोड़ी देर पहले लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है।
10 वोट अगर 5-5 तकसीम हो जाते हैं और कुछ पीटीआई के लोग उस दिन इस्तीफ़ा दे देते हैं, जिस तरह शरकपुरी से इस्तीफ़ा लिया गया। शरकपुरी ने किसी कौमी मुफाद में इस्तीफ़ा नहीं दिया। पाकिस्तान की सियासत का अलमिया यह है कि दो पार्टियाँ एक ही असम्बली के अंदर 2 दफ़ा नून लीग 2 दफ़ा पीटीआई शरकपुरी ने ज्वाइन कर ली हैं। इसके अंदर ये इस्तेमाल होता है और वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाएगा और फिर 22 को जो कुछ आपको सीन नज़र आएगा वो भी मज़ाक़ खेज़ होगा। शेख वकास अकरम पंजाब असम्बली उस दिन क्या बोलेंगे, उस दिन 22 को क्या होगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह राज सनाउल्लाह साहब ने कहा, ये मामला इतना आसान कोई नहीं है। चौधरी परवेज इलाही भी पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ, नंबरों की उनको कमजोरी जरूर थी, जैसे ही उनको वजारत आला अपने सामने नजर आई है। कुछ बंदोबस्त मामलात उनके भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो भी, और ये एक दोबारा वो तमाशा आपने उस दिन देखा था ना पंजाब असम्बली वाला, वो तमाशा आप पंजाब असम्बली से पहले यहाँ पे होगा। ये अपने बंदे उठाएंगे, उनको इकट्ठे करेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, तो उनके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा हल यही होगा कि वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व करें, वहां से केपीके की असम्बली डिसॉल्व होगी और इनको यहाँ पे सेंटर में भी इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा। अब इससे बचने के लिए राणा साहब की आपने स्टेटमेंट देख ली है, ये लड़ेंगे एक दूसरे के लिए। ये तमाशा सारी दुनिया देखेगी और जिन इदारों से ये तवक्को करके बैठे हैं कि मालियाती तौर पर वो इनको कोई हेल्प करेंगे, वो फिर कख नहीं जो उसको लपना। कोई भी मुल्क, कोई भी मालियाती इदारा किसी ऐसे मुल्क के साथ जहाँ हुकूमत अगर पूरा वक्त भी पूरा करे तो सिर्फ साल के लिए रह गई हो, और उस हुकूमत के अंदर और उस मुल्क के अंदर इदारों के अंदर अपोजिशन और हुकूमत इस तरह लड़ रही हो जैसे आप और हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, तो कख नहीं देना किसी ने। मैं ये समझता हूँ कि सैनिटी शुड प्रिवेल ऑन बोथ साइड, और मान लेना चाहिए, मुखालिफ को मान लेना चाहिए। जैसे मरियम बीबी ने ट्वीट किया कि हमने अवाम का फैसला मान लिया, तो फिर रानी सनाउल्लाह भी आपको भी अवाम का फैसला मान ले। ये लड़ाई ना डॉक्टर मुसद्दिक साहब 22 को क्या होने जा रहा है सर? डॉक्टर साहब से पूछते हैं। ये मैं नहीं कोई अच्छा मंजर नहीं नजर आ रहा। मैं नहीं समझता कि कोई भी चौधरी साहिबान के दरमियान में कौन किसके साथ वोट करता है, क्योंकि उनके 2 ग्रुप्स हैं। ये तो उनकी पार्टी का मामला है और उनके आपस में फैमिली का भी मामला है। मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी गैर आइनी या गैर कानूनी चीज़ की जाएगी, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाएगी। हाँ, अलबत्ता चौधरी साहिबान क्यों के लोग जो हैं वो एक तरफ जाना चाहते हैं या दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, ये फैसला उन्हीं को करना होगा। पंजाब असम्बली में जिस तरह परवेज इलाही को उस दिन मारा पीटा गया था या बाकी लोगों के साथ, तो ऐसा मंजर 22 को दोबारा नहीं होगा। तैयारी रखें सर। नहीं, इंशाल्लाह नहीं। वो बंदे उठा के तो कहीं गायब होंगे। देखिए, अगर कोई हमारी तरफ से इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई और गुंडागर्दी अगर करने की कोशिश करे और आए वहां पे मार कुटाई करे, तो पहले भी असम्बली के अंदर और मार कुटाई कर सकते हैं सर। मैंने आपको इसी वजह से बताया है कि पिछली मर्तबा तो आपको नजर आया था कि बाहर से लोगों को अंदर लाया जा रहा था जिनका असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ ना ये होना चाहिए, और मुझे कभी उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं होगा, और हमारी पार्टी यकीनी तौर पे नहीं करेगी। कहिए शेख वकास साहब जी। मैं ये कह रहा हूँ कि नदीम मलिक साहब समझदार पढ़े लिखे आदमी, इस्लामाबाद लाहौर बैठते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करेगी। अगर आप जिमनी इलेक्शन में यहाँ पे होते, किस तरीके से वुज़रा यहाँ बैठ के डीसीओ, डीपीओ, कमिश्नर, आरपीओ को इस्तेमाल करते रहे। एक एक सिपाही जिसने कहा कि हम वोट नहीं देंगे उसको सस्पेंड किया गया, पटवारी सस्पेंड किए गए, ट्रांसफर बंदों के किए गए, बंदों को हरासा किया गया। स्कूल टीचर्स के को कहा गया कि अगर तुम वोट नहीं दोगे, उनको सीओ बुला के कहते रहे तो हम तुम्हें यहाँ से फारिग कर देंगे। जहाँ आपने इस लेवल पे खड़े होकर ये हरकत की हो, आप समझते हैं कि हम आपसे ये तवक्को रखेंगे कि आप पंजाब में कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये सब कुछ करेंगे। मुसद्दिक साहब के सवाल में वजन तो है। मुसद्दिक साहब, शेख साहब ने काफ़ी सख्त गुफ्तगू किया। फिर हम हार क्यों गए? 15 सीटें हम हार गए, या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चल गई, यानी तो ये तो कोई बहुत ही बड़ा चीन से बड़ा इनकलाब आ गया है जिसकी वजह से सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी लग गई और सारे पुलिस अफसर भी लग गए और सारे डीसी भी लग गए और पुलिस अफसरों को वोट भी हर एक ने डाल दिया। यानी सरकारी 4-4 लाख 5-5 लाख हर जगह पे लोग मुलाजिम हैं, सब ने वोट डाल दिया। और फिर भी तो इस लिहाज से तो आप ये कह रहे हैं कि मुल्क का 100% जो है इस वक्त कोई बंदा PMLN के साथ नहीं है, क्योंकि जितने PMLN को वोट पड़े हैं वो सब जाली और झूठे थे, और 100% इमरान खान साहब का वोट था जो बड़ी उनसे छीना छानी करने के बावजूद हम हार गए। अगर आप ये कह रहे हैं, मैंने जो देखा मैं वो बयान कर रहा हूँ, मैंने जो देखा मैं वो बर्दाश्त, जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैं कहना कुछ नहीं,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ। और तो मैं जो तुहानू गल समझाने की कोशिश मैं कह रहा हूँ कि आप पंजाब में वजारत आला बचाने के लिए जो हो सकेगा वो आप करेंगे, और अगर आपकी जगह पीटीआई भी होती तो वो भी सब कुछ करती अपनी वजारत आला बचाने के लिए। इसलिए ये यही ट्रेंड है, यही पार्टियां करती होती हैं इस मुल्क में। सर अंजाम कार मैं तो सर समझता रुपया संभलेगा कि नहीं संभलेगा, बिल्कुल एंड पे आ गए सर। अगर तो मुश्किल फैसले अगर हम रिलेंट कर गए इस प्रेशर के अंदर और हमने वो फैसले शुरू कर दिए कि इधर सब्सिडी दो उधर सब्सिडी ठोको, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अगर हम सख्त फैसले करते रहे तो मुल्क संभल जाएगा। और फैसले तो कर लिए आपने सारे, और पीछे रह क्या गया? कुछ रह गया? करते चले जाए। अभी आपने बिजली की कीमत, गैस की कीमत, हमारे सामने फैसले आएंगे जो मुल्की मुफाद में होगा वो करते चले। रुपया संभलेगा कि नहीं? 222 से वापस 200 पे आता है कि नहीं, ये बता दें मुझे। इंशाल्लाह सर, मैं वादा तो नहीं कर सकता, आपको पता है मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, लेकिन 2 दिनों में देखिए इक्तिसादी फैसले सही हो रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क में है। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, आना शुरू हो जाएगा, लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा, ट्रस्ट फेथ रिस्टोर हो जाएगा, ये रुपया वापस आना शुरू। सर 15 रुपए 2 दिनों में गिरा है। मलिक साहब 15 रुपए 2 दिन में क्या हुआ है? फैसले सिर्फ सियासी हुए ना, इंतशार सिर्फ सियासी आया है। इक्तिसादी तौर पे सही फैसले किए जा रहे हैं सर, वकार साहब किए जा रहे हैं। अगर लोग मर गए तो ये कौन सी किस पे हुकूमत करेंगे? इस गुर्बत के हाथों तो बचेगा कोई नहीं। जो कुछ हो रहा है मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग और इंसानों से मायूस हो गया हूँ। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है मायूस हो गया। बनेगा क्या सर शेख वकार साहब? आपको ये डॉकिज्म खत्म करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इलेक्शन होगा, इलेक्शन के अंदर बंदे वोट करेंगे और उसके बाद भी दुनिया आपके साथ डील करेगी, और फिर जो जिम्मा उठाएगा कि जी मैं सारे मामलात को ठीक करता हूँ वही जवाबदेह होगा। इस वक्त गरीब की कोई हालत नहीं है, न मुझे चीजें संभलती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये दोनों घर नहीं जिम्मा कोई पर्सन आके लिख के नहीं उठा सकता है। इट हैज टू बी डन थ्रू ए सिस्टम। वो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी से होना है। उस जाती तौर पर लिख के नहीं आपको दे सकता कि मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी न ठीक हुई तो फिर वो तीसरी ऑप्शन होएगी, और वो हमेशा बुरे हालात में होती है, अच्छे हालात में नहीं होती। मैं आपको आप मुझसे इख्तिलाफ करते हैं। तीसरी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए सर, वो जुल्म है। नहीं सर, उसका इशारा नहीं होती। वो पहले डेट वालों ने भी कहा वो तबाही का रास्ता है, वो दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब से भी पूछ लें, एंड पे आ गए। मैं तो बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ अपने भाई से। मेरे शेख साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल ये तीसरी ऑप्शन वाली बात कि ये कौन सी कर रहे हैं तो वो अच्छी, कोई ऑप्शन अच्छी नहीं है। ये मुल्क में अगर नहीं चलानी जमहूरियत तो ठीक है, मगर मैं तो एक जमहूरी आदमी हूँ और मैं समझता हूँ मुल्क में जमहूरियत चलनी चाहिए। थोड़ी सी हमें एक दूसरे को सोब्राइटी आनी चाहिए, इसमें कोई हक नहीं। मगर अगर कोई सियासी तौर के ऊपर नोक झोंक बढ़ भी जाए तो किसी और को आ जाना चाहिए, लोगों की आवाम को रद्द कर देना चाहिए, ट्रैम्पल करके आके बैठ जाना चाहिए, आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शेख वकास अकरम साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब, सब आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।